नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है भाग्य से लड़ने वाला राजकुमार। दूर घने जंगल में एक लड़का और उसकी माँ रहा करते थे। लड़के का नाम था कुमार। अपनी कुटिया से दूर दूर तक उसे कोई घर ना दिखाई देता। दिखती तो बस पेड़ों की लंबी कतारें, कहीं चीड़ तो कहीं देवदार, कहीं कोई पेड़ तो कहीं कुछ और। उसे सुनाई देता तो बस बहते पानी का कलकल स्वर, जंगली जानवरों की आवाज़ें और चिड़ियों का चहचहाना। जब कुमार इतना बड़ा हो गया कि कोई काम कर सके तो वह हर शाम जगह जगह कुछ जाल बिछा देता। यह उसका रोज़ का नियम बन गया था। सवेरे जब वहां जाकर देखता तो एक कस्तूरी मृग जाल में फंसा हुआ पाता। 2-3 दिन बाद उधर से कोई व्यापारी गुजरता, कस्तूरी मृग के बदले उसे कुछ कपड़े लत्ते और खाने पीने को दे जाता। कभी कभी भोजपत्रों की कोई पुस्तक भी पढ़ने के लिए दे जाता। कभी कभी दूर के गांव के छोकरे भी जंगली फल फूलों और मोर पंख चुनने आते। उन लड़कों को कुमार बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन उन्होंने कहा, कुमार, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हर रोज़ खेलो, लेकिन हर रोज़ तो हम यहाँ नहीं आ सकते। हमारा गांव बड़ी दूर है और यहाँ का रास्ता भी बड़ा बीहड़ है। तुम हमारे साथ चलकर हमारे गांव में क्यों नहीं रहते? यहाँ इतनी दूर अकेले रहने में क्या मजा है? जब लड़के चले गए तो कुमार दौड़ता हुआ माँ के पास गया। बोला, माँ, हम अकेले इस बीहड़ वन में क्यों रहते हैं? मेरे सारे मित्र तो गांव में मिलकर रहते हैं। हम भी वहाँ जाकर उनके साथ रहेंगे। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। कुमार ने फिर पूछा। माँ ने कहा, हमें सदा यहीं रहना होगा, इसी जंगल में। दूसरे लोगों के साथ जाकर रहने में खतरा है। मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती। ऐसा क्यों माताजी, बताइए? कुमार को पूछे बिना चैन नहीं था। नहीं बेटा, सुनोगे तो दुखी होगे, माँ ने उत्तर दिया। नहीं माँ, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मुझे सारी बात बताओ। ये सुनकर माँ चुप हो गई। छल छल आंसू आंखों से उसके गालों पर बहने लगे। रहने दो माँ, बताने में दुख होता है तो मत बताओ, कुमार बोला। नहीं बेटा, अब समय आ गया है, तुम्हें सब जान ही लेना चाहिए। जान लोगे तो आगे के लिए सावधान रहोगे। माँ ने बताना शुरू करा। हम इस जंगल में तब से रह रहे हैं जब तुम 1 साल के थे। तुम्हें क्या याद होगा कि इससे पहले हम कहाँ रहते थे? इससे पहले हम एक शानदार महल में रहते थे। और बेटा, तुम्हारे पिताजी एक राजा थे। एकलौते होने के कारण तुम्ही को गद्दी मिली, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। जिस रात तुम्हारा जन्म हुआ, महल में खुशियों की धूम मची थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सो गई। जब मेरी नींद खुली तब आधी रात थी। धाय और दासियां सब खर्राटे ले रही थी। मैंने धीरे से आंखें खोली। मुझे लगा जैसे कोई प्रकाश की मूर्ति कमरे से बाहर जा रही है। मैंने सुन रखा था कि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है, भाग्य का देवता आकर उस बच्चे के माथे पर उसकी किस्मत लिख जाता है। भाग्य का देवता चुपके से आता है और चला जाता है, पर कभी हम उसे देख भी नहीं पाते, और कभी कभी हम उसे देख भी लेते हैं। मैं समझ गई कि हो ना हो यह भाग्य का देवता ही है। जल्दी जल्दी मैं उठी और उसके सामने घुटने टेक कर बोली, बताइए, मेरे बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है? भाग्य का देवता चुप रहा। मैंने फिर पूछा, जब तक आप मुझे मेरे बच्चे का भाग्य नहीं बताएंगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। भाग्य देवता मान गए, लेकिन जो उन्होंने बताया उससे मुझ पर मानो बिजली गिर गई। उन्होंने कहा कि तुम सारी जिंदगी निर्धन रहोगे। कुछ दिन बाद एक दुर्घटना में तुम्हारे पिता चल बसे। प्रधानमंत्री, जो तुम्हारे पिता का विश्वास पात्र था, बड़ा मुंहजोर हो गया। उसने हम दोनों को मरवाने का षड्यंत्र रचा, लेकिन इसका मुझे किसी तरह से पहले ही पता चल गया। मेरे लिए तुम्हारा जीवन राजपाट से बढ़कर था। एक रात चुपके से भागकर मैं तुम्हें इस जंगल में ले आई। वही धूर्त प्रधानमंत्री अब राजा बन बैठा है। उसे मालूम नहीं कि हम यहाँ पर रहते हैं, इसलिए बेटा, यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती मैं। और हाँ, भाग्य देवता ने मुझे भरोसा दिलाया था कि तुम निर्धन होते हुए भी कभी भी भूखे नहीं रहोगे। भाग्य देवता तुम्हारे लिए लिख गया है
कि हर रात एक कस्तूरी मृग अवश्य तुम्हारे जाल में फंसेगा। पिछले कई सालों तक मैं जाल बिछाती रही, अब 2 साल से तुम ये काम कर रहे हो। यह सब देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता है, लेकिन किया भी क्या जाए, भाग्य में लिखा ही ऐसा है, सारा जीवन ऐसे ही बिताना होगा। कुमार ने माँ की बात बड़े ध्यान से सुनी। थोड़ी देर वह चुप रहा, फिर बोला, माताजी, कितने दुख की बात है कि एक रानी होते हुए भी आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। आप महल में होती तो आपको राजमाता का आदर मिलता। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे लिए जंगल में रहना दुखदाई नहीं। मैंने इस जंगल के सिवा और कुछ देखा ही नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे पता चल गया है। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। उस कपटी प्रधानमंत्री को मजा चकाकर ही रहूँगा। अपना राज्य भी उससे वापस लूँगा। माँ ने यह सुना और बोली, अपना जी क्यों हल्काना करते हो बेटा? किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। मैं अपनी किस्मत को बदलूँगा। यह बात कुमार ने ऐसे दृढ़ स्वर में कही कि उसकी माँ उसका मुंह ताकती रह गई। इसके बाद कुमार भी चुपचाप बैठ गया। काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर अचानक उसका चेहरा चमक उठा। उसने पूछा, माताजी, क्या भाग्य देवता ने आपको विश्वास दिलाया था कि मैं हर रात एक कस्तूरी मृग जरूर पकड़ूंगा? हाँ, माँ ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, अब मैं जान गया हूँ कि मुझे अपने भाग्य से लड़ाई कहाँ से शुरू करनी है, कुमार ने कहा। कुमार हर शाम 10 जाल अलग अलग बिछाया करता था। उस दिन उसने केवल 5 ही बिछाए। ऐसा होने पर भी एक मृग जाल में फंस ही गया। अगली शाम को उसने केवल एक ही जाल बिछाया, फिर भी एक मृग उसमें फंस गया। अगले दिन ऐसी जगह जाल बिछाने के बजाय जहां मृग आ सकते थे, उसने कुटिया की छत पर जाल बिछाया। ऐसा करने पर भी सवेरे एक मृग जाल में फंसा हुआ मिला। अब अगली शाम को उसने ताड़ के पेड़ पर जाकर जाल बिछाया, लेकिन सवेरे उसमें एक मृग फंसा हुआ था। उससे अगली शाम को उसने फिर ताड़ के पेड़ पर जाल बिछाया, मगर पेड़ के चारों ओर आग सुलगा दी। उस रात अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास कोई बुरी तरह हाँफ रहा है। अनोखा चमकदार शरीर, मगर आधा जला हुआ। यह और कोई नहीं, स्वयं भाग्य का देवता ही था। पेड़ पर जाल बिछाने और नीचे आग सुलगाने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम किस शरारत में तुले हो? भाग्य देवता ने क्रोधित होकर पूछा। मैं किसी शरारत में नहीं तुला हूं। मैं तो बस अपने पिता के प्रधानमंत्री की शरारत का अंत कर रहा हूं। मैं अपना राज्य वापस चाहता हूं, कुमार ने उत्तर दिया। लेकिन तुम्हारे भाग्य में एक निर्धन बनकर रहना ही है, भाग्य देवता ने कहा। लेकिन मेरे भाग्य में यह भी वादा है कि हर रात मेरे जाल में एक मृग फंसेगा। फिर तो मैं जहां चाहूं जाल बिछाऊंगा। आप इसमें क्यों आपत्ति करते हैं? कुमार बोला। लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि हर रात तुम्हारे जाल में एक मृग फंसाने के लिए मुझे मृग को उठाकर पेड़ पर चढ़ाना पड़ता है। ऐसा मैं कब तक कर सकता हूँ? भाग्य देवता ने शिकायत करके कुमार से कहा। कल मैं जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाऊंगा और पेड़ के नीचे चारों तरफ खूब तेज आग सुलगाऊंगा। यही नहीं, पेड़ पर मैं सरसों के तेल का छिड़काव भी कर दूंगा। कुमार ने भाग्य के देवता की बात पर कोई ध्यान न देते हुए ये सब कहा। भाग्य का देवता गुस्से में गुर्राया। थोड़ी देर बुड़बुड़ाता रहा और फिर मुस्कुराया। तुम बहुत चालाक हो। तुम्हारे इरादे को देखते हुए मुझे तुम्हारा भाग्य फिर से लिखना होगा। और उस रात भाग्य देवता ने उसके माथे से पुरानी लकीरें मिटाकर नई लकीरें बना दी। और फिर कुछ ही दिनों में सुनने में आया कि राज्य की जनता ने विद्रोह कर दिया है और प्रधानमंत्री मारा गया है। तभी कुमार महल में पहुंचा। उसे देखते ही उसकी बूढ़ी धाय ने पहचान लिया। फिर क्या था, यह खबर सब और फैल गई। सारी जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा ने कुमार को अपना राजा घोषित कर दिया। अब हर कोई देख सकता था कि मनुष्य चाहे तो किस तरह अपना भाग्य पलट सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।